जी, इलेक्शन एक्ट 2017 इसका चैप्टर नंबर 5 अब देखना है। तो चैप्टर नंबर 5 इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है ये वो है, और ये सबसे लेंथी भी है। 50 से लेके 103 तक इसके सेक्शंस हैं, यानी कि 54 सेक्शन बन जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो ये उसकी एग्जीक्यूशन अब हो रही है, इसलिए ये सबसे वाइटल पार्ट इस एक्ट का तस्वुर किया जाता है। और डेफिनेटली एग्ज़ाम में इस हवाले से ज़रूर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इस चैप्टर के अंदर जो समरी है उसको देखें तो ये सारे के सारे काम ना रिटर्निंग ऑफिसर के हैं। यानी अब जो सेक्शन हम पढ़ते जाएंगे तो इन सब में मेन रोल जो है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर का है, कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये सारे काम करने हैं। अच्छा, उसकी समरी की अगर हम बात कर लें तो उसने सबसे पहले जनाब नॉमिनेशन फाइनलाइजेशन करनी होती हैं। फिर उसने जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पोलिंग स्टेशन हैं उनको वेरीफाई करना है जाके, और पोस्टल बैलेट का एस्टीमेट देना है कि कितने मुझे बैलेट पेपर चाहिए, यानी जिसके ऊपर वोट कास्ट करना है वो कितने चाहिए। फिर वेरिफिकेशन ऑफ पोलिंग स्कीम, यानी कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर बूथ किस तरह से बनाए गए हैं, क्या वो वोटर की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 1600 वोटर है तो क्या उसमें इतने कमरे भी हैं कि वो उनको अकोमोडेट किया जा सके। फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, चार दीवारी और फर्नीचर की अवेलेबिलिटी वगैरह है कि नहीं है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर पोलिंग स्कीम। इलेक्शन कमीशन की जानब से उसको जो इंतखाबी फहरिस्तें दी जाती हैं उसने उन फहरिस्तों को पोलिंग स्टेशन के हिसाब से डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोलिंग स्टेशन पे वो वाली फहरिस्त चली जाए कि जो वोटर वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सेंसिटिव काम है ये। उसके बाद उसने अपने सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्टाफ की तैनाती करनी होती है। देन उसने इलेक्शन कमीशन से आने वाला जो सामान है, जिसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी होती है, बैग्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, ठीक है जी, तो वो सारे के सारे उसने रिसीव करने हैं और फिर उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना भी है। तो पहुंचाने के लिए उसके पास एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाएगा कि मेरा इतना स्टाफ है, इतने पोलिंग स्टेशन है, तो किस किस स्टाफ को ले जाने के लिए मुझे कितनी गाड़ियाँ चाहिए ओवरऑल, 40, 50, 100 जैसे भी, तो वो उसने उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लान देना होता है। देन उसने जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल करना होता है, तमाम पोलिंग स्टेशन से आने वाला। और इसके बाद इलेक्शन के बाद जो है ना वो पोस्ट इलेक्शन असाइनमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सामान को वापस करना होता है, और बेशुमार जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर हम इसके सेक्शंस को देखें तो जो सेक्शन 50 है, 51 है और 53 है, ये अपॉइंटमेंट्स का है इस चैप्टर के अंदर। तो अंडर सेक्शन 50 DROs की अपॉइंटमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 50 होती है। और अगर जनरल इलेक्शन हो तो ये पूरे पाकिस्तान को एक ही नोटिफिकेशन से DROs का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ जो 51 है वो ROs और AROs का नोटिफिकेशन है, और 53 के तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और बाकी अमला तैनात किया जाता है। एक चीज़ याद रखें कि इलेक्शन प्रोग्राम के अनाउंस होने से पहले ये अपॉइंटमेंट्स, जिसमें DRO, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो DRO, RO और AROs की अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमीशन करता है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इसके अमले की जो तैनाती है ये रिटर्निंग ऑफिसर करता है। और नेक्स्ट ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपना जो सारा अमला है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो बाकी पोलिंग स्टाफ है, उसको तैनात कर देगा तमाम पोलिंग स्टेशन पे। कब से कब तक जी? 30 डेज बिफोर पोलिंग डे। और इसकी कॉपी जो है वो DRO को जमा करवा देगा कि मैंने सारी ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली तो इलेक्शन डे से जस्ट एक दिन पहले भी ड्यूटीज़ जो हैं वो लग रही होती हैं, कट रही होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल एक्ट की प्रोविज़न को आपने याद रखना है। अब जितना भी स्टाफ इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया हुआ है, चाहे वो ROs AROs हों, या चाहे ROs की जानिब से आगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात किए हों, वो सारे के सारे अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन होंगे।
और इसीलिए अगर कोई इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डालता है या असाइनमेंट टाइम से कंप्लीट नहीं करता, तो ईसीबी को इख्तियार है कि वो उस ऑफिशियल के खिलाफ अंडर सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। और इस मकसद के लिए वो एक इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर देगा अंडर सब सेक्शन 4, और वो इंक्वायरी ऑफिसर सारा मैटर इंक्वायर करने के बाद रिपोर्ट देगा कि इसकी सज़ा बनती है या नहीं है, इसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एक्शन हो गया है तो उस एक्यूज को 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर दें। इसके साथ अंडर सेक्शन 56 ओथ टेकिंग होती है तमाम स्टाफ की, कि सारा स्टाफ जो है अपने से ऊपर वाले रैंक के स्टाफ को अपना ओथ सबमिट करवाएगा, या हायर अथॉरिटी जो है वो लोअर अपने सबॉर्डिनेट से ओथ एडमिनिस्टर करेगी, जैसे डीआरओ, आरओज और एआरओ से करता है, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ओथ लेता है। अब इसमें यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ही ओथ लेता है, एआरओ नहीं करता इस मामले में। और इसी तरह से जो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपने लोअर स्टाफ से पोलिंग डे के ऊपर ओथ टेकिंग कर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जी नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। अब नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम सेक्शन 57 है कि ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अब ये सारा नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम मैंने एक इसका सैम्पल जो है वो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और ये जो डेट्स उसने बताई हुई हैं, अगर हम इलेक्शन एक्ट को देखें तो इस प्रोग्राम में उसने सारी ये चीज़ें जो इलेक्शन प्रोग्राम में कि स्क्रूटनी कब होनी है, अपील्स कब फाइल होनी है, और देन जो है अपील्स का डिसीजन कब होगा, फिर सैम्पल कब अलॉट होंगे, कैंडिडेचर से कब, तो ये सारे डेज लिखे हुए ये आपने पढ़ लेने हैं तो आपको समझ आ जाएगी। और वो जो नोटिफिकेशन मैंने प्रोग्राम का शेयर किया हुआ है उसकी कॉपी ग्रुप में, तो उसको लाजमी देखिएगा तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है उसके पास इख्तियार नहीं होता कि वो अब इलेक्शन से विड्रॉ कर सके। और कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो कैंडिडेट होता है जिसको ईसीपी इलेक्शन सैम्पल जारी कर देता है और उसका नाम फॉर्म 33 के ऊपर आ जाता है। ठीक है, फॉर्म 33 फाइनल होता है। तो ये फॉर्म्स के ऊपर भी एक लेक्चर होगा, उसको हम फिल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल होता है, ताकि वो आपको चीज़ें याद रह जाए। अच्छा जी, उसके बाद अंडर सेक्शन 59 है कि पोलिंग स्टेशन लिस्ट जो है वो किसने प्रोवाइड करनी है, वो ज़ाहिर है कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को प्रोवाइड करनी है। एक बात याद रखिएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद से कुछ नहीं करना, उसको जो भी मटेरियल जो भी चीज़ें चाहिए वो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा, उसने जस्ट एग्जीक्यूशन करनी है चीज़ों की। उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जो इलेक्टोरल लिस्टें मिल रही हैं तो उसने उसको अप्लाई करना है। उसको जो पोलिंग स्कीम दी गई है उसमें अगर कोई वेरिफिकेशन करनी है, वेरिएशन है, तो वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो करके उसको एग्जीक्यूट करे। इसलिए आरओ को खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट उसको जो मटेरियल आता है, जो चीज़ें आती हैं, डायरेक्शन आती हैं, बस उसको उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, पोलिंग स्टेशन बनाते हुए एक चीज़ ज़हन में रखते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं हो सकते। और इसी तरह से एक जो पोलिंग बूथ है, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 बूथ होते हैं मिनिमम। अच्छा, तो जो पोलिंग बूथ है उसमें 300 से ऊपर वोटर्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो उसको इस तरह से डिवाइड करना है, और अगर इसमें गलती है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको करेक्ट करके भेजेगा। ठीक है जी, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर ने की है।